हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सब बहुत बढ़िया हो और पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो एक मतलब प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है ना, सिलेक्टेड टॉपिक्स करके। तो इस सिलेक्टेड टॉपिक्स में मैं ऐसे टॉपिक्स को ले रही हूँ जो मतलब एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। मतलब वहाँ से क्वेश्चन 100% है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने नेशनल पार्क्स वहाँ पे पहले कराए और उससे रिलेटेड मैंने आपको वहाँ पे दिखाया भी कितने सारे जो PYQs हैं वो नेशनल पार्क से हमारे बने हुए हैं, वो भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी। इसी तरीके से आज मैं लाई हूँ दूसरा टॉपिक जो रहेगा जनगणना से। ठीक है, ये टॉपिक है। इसके बाद सारे पेपर से मैं क्या करूँगी, क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी जनगणना के, किस तरीके से पूछे गए हैं। इसके बाद जो है फिर क्वेश्चन सीरीज़ होगी जनगणना के जितने भी PYQ हैं। ठीक है, अभी हम बहुत स्मार्ट वे में जो है जनगणना को यहाँ पे कवर करेंगे। एकदम शॉर्ट शॉर्ट मैंने नोट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये मेरी पहली स्लाइड है जो मैंने बनाई है आज, और काफ़ी मेहनत लगी है इसमें सीरियसली। तो होप आप सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी। और ये आंकड़े, ठीक है, वैसे थ्योरी के थ्रू हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ा बोरिंग सा लगता है, बट हम इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं जनगणना के बारे में। ठीक है, जो जनगणना है ना, अब ये कौन कराता है, हमारा केंद्र कराता है या फिर स्टेट कराता है। तो यूनियन लिस्ट का ये एक भाग है, कौन, जनगणना। ठीक है, यूनियन लिस्ट क्या है, तो 7वीं अनुसूची जो हमारी है वो बताती है ना हमें, यूनियन लिस्ट हो गई। ठीक है, और उसके बाद एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कंक्यूरेंट लिस्ट होती है। तो इसी तरीके से यूनियन लिस्ट यानी केंद्र जो है जनगणना कराती है। और केंद्र का भी कौन सा मंत्रालय, अगर आपसे पूछे तो जो गृह मंत्रालय है वो क्या करता है, जनगणना कराता है। ठीक है, हम कौन सी जनगणना पढ़ने वाले हैं, तो 2011 की जनगणना पढ़ेंगे। और वैसे तो अभी तक 2021 में हो जानी चाहिए थी, बट उस टाइम पे कोरोना था और किसी कारणवश अभी तक नहीं हुई है, बट उसमें काम चल रहा है। लेकिन तब तक का हमें यही जनगणना पढ़नी है क्योंकि उसकी डाटा वगैरह अभी आए नहीं है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसकी हिस्ट्री कुछ समझे। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं तो जनगणना करी गई होगी ना, किसी देश में पहले जनगणना हुई होगी। तो सबसे पहले अगर आपसे कभी पूछे कि किस देश में जनगणना होती है, तो कहाँ होती है, स्वीडन में होती है। कब, 1749 में। ठीक है, तो नॉर्मली आपको याद रखना है स्वीडन में होती है। ठीक है, और वहीं लेकिन आपसे पूछे कि पहली दशकीय जनगणना कब होती है, दशकीय अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ आप बताओगे, अमेरिका में होती है। ठीक है, कब होती है, 1790 में होती है, आपको याद रखना है। अब समझेंगे हम दशकीय क्या होती है। आपने देखा होगा जो हमारे वहाँ भी जनगणना होती है वो कैसी होती है, दशकीय ही होती है ना। जैसे पहले 2011 से कब हुई थी, 2001 में हुई थी, फिर कब हुई, 2011 में, यानी कि 10 वर्ष के अंतरकाल में क्या हो रही है, जनगणना हो रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दशकीय जनगणना कहते हैं। ठीक हो गया, और फिर उसके बाद मैं बताऊं कि आपको इससे पहले हम समझेंगे कि जो पहली जनगणना है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहली अनियमित जनगणना कौन कराता है, तो कौन कराता है, लॉर्ड मेयो जो गवर्नर जनरल होता है वो कराता है। और कब, 1872 में। बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ईयर भी याद रखेंगे और लॉर्ड मेयो का भी नाम याद रखेंगे। ठीक हो गया, लॉर्ड मेयो कराता है 1872 में। ठीक है, अनियमित से क्या मतलब है, यहाँ पे अनियमित समझ रहे हो ना, कि कुछ फिक्स नहीं है कि अगली जनगणना कब होगी, 1 साल में होगी, 2, 5, 10, हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि कब होगी। ठीक है, अनियमित कौन कराता है, लॉर्ड मेयो 1872 में कराता है। फिर वहीं आपसे पूछे कि पहली नियमित कौन कराता है, पहली नियमित कौन कराता है, तो कौन कराएगा, लॉर्ड रिपन कराता है। कब, 1881 में। ठीक है, नियमित समझ रही हो ना, नियमित इसमें एक मतलब डाटा दे दिया गया था कि जो है जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में कराई जाएगी, दशकीय जनगणना जो है भारत में कराई जाएगी। ठीक हो गया, तो 1881 में होती है, फिर कब हुई होगी, 1891 में हुई होगी। ठीक है, इस तरीके से आगे को सीरीज बढ़ते जाती है। और वहीं अगर आपसे पूछे कि जनगणना आयुक्त कौन होता है उस टाइम पे जब पहली नियमित जनगणना होती है, तो कौन होता है, WC प्लॉडन होता है। ठीक हो गया, नाम याद रखेंगे। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि 2011 में जो भारत की जनगणना थी तो वो कौन से नंबर की थी, तो 15वें नंबर की थी। तो ये क्या है ना, अब देखो जैसे 1881 से तो नियमित जनगणना शुरू हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि भारत जो है गुलाम था, किसका, अंग्रेजों का। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ही क्या कराई थी, भारत में जनगणना कराई हुई थी। तो ये डाटा
जो 15वीं है वो किसके अकॉर्डिंग है, 1881 से लेकर के हम गिन रहे हैं इसे, ठीक है। कब तक, 2011 तक। अगर हम इस तरीके से गिने तो कौन सी जनगणना होगी, 15वीं होगी, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत यानी हमारा देश कब आज़ाद होता है, 1947 में देश आज़ाद होता है, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत यानी 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ, तो इसके बाद इसके सबसे नज़दीकी वाली जनगणना कौन सी हुई होगी, 1951 की हुई होगी, ठीक है। तो 1951 से जो काउंटिंग होगी 2011 तक, तो जितना भी नंबर आएगा वो कौन कितना है, 7 है। 7 जनगणना इस बीच में हुई है, तो वही हमसे यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। कि भारत की जनगणना आपसे नॉर्मल पूछे कि कौन से नंबर की है, तो 15वीं। लेकिन अगर आपसे एक वर्ड दे दे कि स्वतंत्र भारत की कितनी है, तो कौन सी हो जाएगी, 7वें नंबर की हो जाएगी, ठीक हो गया। और हाँ, अब देखो यहीं पे आपने समझ लिया कि स्वतंत्रता के बाद पहली कब होती है, 1951 में होती है, ठीक है। और एक हमारा जो अधिनियम है ये आता है कब, स्वतंत्रता के बाद पहला आता है अधिनियम जनगणना के लिए 1948 में आता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछे कि एक अब जनगणना करानी है, ठीक है, तो कोई ना कोई विभाग तो होना चाहिए ना उसके लिए, उसको सब कुछ मेनटेन करने के लिए। तो जनगणना जो विभाग है वो कब बनता है, तो 1961 में जो है जनगणना विभाग की स्थापना करी जाती है। किसके अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही क्या करा जाता है, जनगणना विभाग बनाया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो है, हाँ देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे तो यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले कहाँ होती है, स्वीडन में होती है, ये हमने देखा। और सबसे पहले दशकीय यानी कि 10 वर्ष के अंतराल में कहाँ होती है, अमेरिका में होती है, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है, तो 1951 में होती है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जनगणना कौन कराता है, केंद्र कराता है, यूनियन लिस्ट का एक सब्जेक्ट है। और कौन सा मंत्रालय कराता है आपसे पूछे, तो गृह मंत्रालय कराता है, ठीक हो गया। अब 1961 में क्या होती है, जो जनगणना विभाग है उसकी स्थापना होती है, हमने देखा ना। अब इस विभाग का कोई तो अध्यक्ष रहता होगा, तो इसका जो उच्च अधिकारी होता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, महारजिस्ट्रार या फिर जनगणना आयुक्त नाम से जानते हैं, ठीक हो गया। महारजिस्ट्रार या फिर जनगणना आयुक्त कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, यह पद भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत जनगणना कराने के लिए क्या है, जिम्मेदार है, ठीक है। जनगणना जो होती है उसके लिए जिम्मेदार जो अध्यक्ष एक होगा ना, उच्च अधिकारी, तो वही कौन है, महारजिस्ट्रार है, ठीक है। उसका नाम है पोस्ट का महारजिस्ट्रार या फिर जनगणना आयुक्त, ठीक हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि 2011 की जब जनगणना होती है तो उस टाइम पे कौन होता है उच्च अधिकारी जनगणना आयुक्त, तो कौन होते हैं, सी चंद्रमौली, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे। वहीं हमने ऊपर देखा था कि जो 1881 की पहली होती है, ठीक है, नियमित, उस टाइम पे कौन थे, तो WC प्लॉडन थे, ठीक है। और अगर आपसे पूछे जो 2011 की जनगणना थी ना, तो उसका उद्देश्य क्या था, तो क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो सबसे पहले अब हम उत्तराखंड के आंकड़े देखने वाले हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड का अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो कि जो भारत है उसकी जनगणना कितनी है, लगभग 121 करोड़ की जनसंख्या होती है। और जो पूरे विश्व का यानी कि पूरा जो हमारा वर्ल्ड है उसका 17.5% होता है, ठीक है। 17.5% हिस्सा कहाँ है, भारत में है, पूरे विश्व का, ठीक है। उस टाइम तो क्या होता है, सेकंड नंबर पे होता है जनगणना पे, लेकिन अब तो ये फर्स्ट में आ गया है। चाइना को भी क्या कर दिया है, पीछे छोड़ के भारत फर्स्ट में चले गया है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि उत्तराखंड का क्या था। तो उत्तराखंड में कुल जनसंख्या कितनी है, कैसे याद करोगे, 100,86292। मैं तो इसी तरीके से पढ़ती हूँ तो मुझे याद भी रह जाता है, तो आप लोग भी ऐसे तोड़ के कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में आपको याद रखना है 100,8692 इतनी जनगणना थी। और ये जो है भारत का कितना था, 0.83% था, ठीक है। कुल भारत का कितना प्रतिशत जो है उत्तराखंड में निवास करते हैं, तो 0.83% ही उत्तराखंड में लोग रहते हैं पूरे भारत का, ठीक है। और वहीं अगर इसका स्थान बोले कि उत्तराखंड जो राज्य है उसका स्थान कौन सा हो जाएगा पूरे देश में जनगणना के जनसंख्या के मामले में, तो कितना हो जाएगा, 20वां, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछे कि पुरुष कितने हैं उत्तराखंड में, तो ये तो आंकड़ा के तो नॉर्मल 51 इतना आप याद रख लो, बाकी इतना नहीं याद करना है, ठीक है। लगभग 51-52 के करीब है। और
इसका परसेंटेज आप देख लो कि 50.93% तो क्या है, मेल हैं, यानी पुरुष है कहाँ, उत्तराखंड में निवास करने वाले, उनकी जनसंख्या। और वहीं महिला कितनी है, तो 49 से ही इसका कुछ आंकड़ा भी है, और 49.07% ही क्या है, महिला हैं। ठीक है, इनका प्रतिशत कितना है महिलाओं का, तो 49.07% महिलाएं हैं जनसंख्या के मामले में। वही पुरुष की बात करी जाए तो कितने हैं, 50.93% है। ठीक है, याद रखेंगे और डरना नहीं है, इसको आपको सिर्फ देखना है ना। आप जितने बार देखोगे खुद में खुद आपको याद होगा, एकदम वैसे रटने नहीं बैठ जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। हाँ, अब देखो उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है उत्तराखंड का, तो कितना हो जाएगा, 53483 स्क्वायर किलोमीटर है। इस तरीके से तोड़ तोड़ के आप लोग पढ़ना, मेरे अकॉर्डिंग तो 53483 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सेम आंकड़ा दे करके ना पूछा हुआ है, PYQ है, तो 53483 याद रखना है, स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उत्तराखंड का। ठीक है, और ये जो एरिया ना, कितना भाग पूरे देश का उत्तराखंड का के अंतर्गत है, तो कितना हो जाएगा, 1.69% है। ठीक है, उत्तराखंड का जितना भी क्षेत्रफल है वो हमारे पूरे भारत का कितना प्रतिशत है, तो 1.69% है। ठीक है, अब देखते हैं, अब सर्वाधिक जनसंख्या हमारे 13 ज़िले हैं। ठीक है, अब कुछ तो ज़िले ऐसे होंगे ना जहाँ मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी, और कुछ होगी कि जहाँ पे क्या होगी, उतनी जनसंख्या नहीं होगी, यानी कम जनसंख्या होगी, न्यूनतम जनसंख्या वहाँ लोग रहते होंगे। ठीक है, तो ये आंकड़े हैं, इनको हमें याद करना है। और तो देखते हैं, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं ना, तो कहाँ रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं। सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि जो हमारा कौन सा हरिद्वार और उधम सिंह नगर और देहरादून का जो कुछ इलाका है वो क्या है, तराई के अंतर्गत आता है, मैदानी ज़िला है। ठीक है, खेती यहाँ अच्छी होगी और ऊपर से नगरी भी है, सारी सुविधाएँ भी लोगों को मिलेगी, तो क्या करेंगे लोग, यहीं तो आकर के बसेंगे ना, या पहाड़ों में थोड़ी जाएंगे, नगर में ही बसेंगे, तो इसलिए ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होगी, नगर वाले ज़िलों में होगी। ठीक है, तो यानी हरिद्वार में है सबसे पहले, फिर कहाँ है, देहरादून में है, और फिर कहाँ है, उधम सिंह नगर में है। ठीक है, फिर चौथा आपसे पूछे तो नैनीताल में हो जाएगा, और पांचवा कहाँ हो जाएगा, पौड़ी में। अब देखो, अगर आपको मैप याद है तो ये जितने भी 5 के 5 है, ये क्या है, हमारे नीचे नीचे वाले इलाके हैं, अगर आप देखो सोच सको थोड़ा तो। ठीक है, तो मतलब समझ के साथ आपको याद करना है, ऐसे रटने से तो फिर भूला जाता है ना, तो थोड़ा सा समझना है और इस तरीके से माइंड में थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है ना, ऐसे इस तरीके से पूछा था कि इसको आरोही क्रम में लगाओ, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है करके। तो ये हाल ही का जो PCS का पेपर हुआ था, लोअर PCS का, तो उसमें पूछा हुआ था। तो वैसे हर किसी में तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट जो लोअर PCS का हुआ था हाल ही में, उसमें तो 4-5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से बने हुए थे, सिर्फ जनसंख्या से। अब तुम सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो अच्छे से इसको तैयार करना है। और अब मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, मतलब 10 लाख की जो जनसंख्या है ना, लगभग अगर मैं बोलूँ कि 51% लगभग की मैं बात करूँ, तो वो जितनी भी जनसंख्या उत्तराखंड की, वो इन तीनों ज़िलों में निवास करती है। 51% पूरे उत्तराखंड का हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में ही रहता है। ठीक है, और वही न्यूनतम की बात करें तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम रहते हैं, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी और फिर चमोली। अब देखो, इमेजिन कर सकते हो क्यों रहते होंगे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। ठीक है, इतने भूस्खलन होता है, भूकंप आता है, घटनाएं होती है। ठीक हो गया, तो लोग अब ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे कि नगरों में रहना पसंद करेंगे, ऑब्वियसली बात है, नगर में रहेंगे। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो रुद्रप्रयाग में है कम है, सबसे न्यूनतम जनसंख्या बोले कहाँ की है, रुद्रप्रयाग की है, चंपावत की, उसके बाद है फिर बागेश्वर की है, और फिर उत्तरकाशी की है, और फिर कहाँ की है, चमोली की है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, तो जो है उत्तराखंड में लिंगानुपात। अब सबसे पहले क्या है कि लिंगानुपात क्या होता है, समझते हो इस बात को? तो क्या होता है कि पर 1000 पुरुष, ठीक है, 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, 1000 पुरुष में कितनी हमारी महिलाएं हैं, यही क्या है, लिंगानुपात है। ठीक है, अगर मैं देश का आपको बताऊं तो 943 महिलाएं हैं पर 1000 पुरुष में। ठीक है, वहीं अगर मैं 2001 की बात करूं उत्तराखंड की, तो कितनी महिलाएं थी, 962 महिलाएं थी पर 1000 पुरुष में। ठीक है, वहीं 2011 में कितनी है उत्तराखंड में, तो 963 महिलाएं हैं पर 1000 पुरुषों में। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, सिर्फ एक का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, 962 किस में थी महिलाएं 2001 में, और 963 कितने में है, 2011 में है। ठीक है, और वहीं अगर उत्तराखंड का स्थान कौन सा है
लिंगानुपात के मामले में तो कौन सा हो जाएगा, 13वां स्थान है पूरे देश में, ठीक है। और वहीं अगर आप गौर करो कि उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है ना वो इंडिया से ज़्यादा है। भारत का कितना है 943 है, वहीं उत्तराखंड का कितना है 963 है, ठीक है। और 2001 का क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 2001 का भी पूछता है, ठीक है, काफ़ी पेपर्स में पूछा हुआ है, तो दोनों याद रखेंगे। 962 2001 में थी, 963 2011 में थी, ठीक है, एक का इंक्रीमेंट हुआ है। अब देखेंगे क्या कि मैक्सिमम कहाँ है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है और न्यूनतम कहाँ का है, ठीक है। तो सर्वाधिक है हमारा कहाँ का, अल्मोड़ा का, यानी कि देखो यहाँ महिलाएं तो पुरुष से ज़्यादा हो गई, 1000 पुरुष हैं उसमें 139 महिलाएं एक्स्ट्रा हो गई, मतलब अच्छी बात है ये तो। खैर 130 मैं याद कराने के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। सर्वाधिक हो गया कि 139 महिलाएं, क्या मतलब 139 महिलाएं ज़्यादा हैं कहाँ, अल्मोड़ा में 1000 में से, ठीक है। 1000 हमारे पुरुष हैं तो वहीं पे महिलाएं कितनी हैं 1139 है, ठीक है। तो सर्वाधिक कहाँ की है, अल्मोड़ा की है। और कुछ मुझे याद आ रहा है कि अल्मोड़ा से इस तरीके का भी क्वेश्चन बना था कि अल्मोड़ा में जो है लिंगानुपात इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो पुरुष है वो रोज़गार की तलाश में क्या कर गए हैं, पलायन वहाँ से कर गए हैं, इसलिए अल्मोड़ा का लिंगानुपात ज़्यादा है। कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग का उसके बाद ज़्यादा है, कितनी महिलाएं ज़्यादा हैं यहाँ, 1000 पुरुषों में से 114 महिलाएं ज़्यादा है, ठीक है। और इस तरीके से मतलब आप याद कर सकते हो ना 1139, अगर किसी को डायरेक्ट याद नहीं होता है तो अल्मोड़ा में 139 महिलाएं ज़्यादा हैं, बाकी 1000 तो पुरुष हैं, ये 1000 तो आप महिलाओं को लोगे ही ना, तभी तो 139 ज़्यादा है, तो 1139 अल्मोड़ा में है लिंगानुपात। वहीं रुद्रप्रयाग में कितना है 1114, ठीक है, 1114। वहीं इन दोनों का आप याद करेंगे सिर्फ 2 का, और बाकी चारों के नाम याद रखेंगे। सबसे पहले अल्मोड़ा का सब सर्वाधिक है, फिर रुद्रप्रयाग का है, फिर पौड़ी का है, और फिर कहाँ का है, बागेश्वर का। वहीं न्यूनतम की बात करी जाए तो हरिद्वार का। अब देखो यहाँ पे महिलाओं की संख्या कम है, पुरुष ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर 1000 पुरुष है तो वहीं महिलाएं कितनी हैं 880 है, ठीक है। फिर दूसरा सबसे कम कहाँ का है तो देहरादून का। देहरादून में क्या हो जाएगा, अगर 1000 पुरुष है तो 902 क्या हैं, महिलाएँ हैं, ठीक है। वैसे ही फिर थर्ड नंबर पर कौन हो जाएगा, उधम सिंह नगर। और फोर्थ सर्वाधिक कम किसका होगा, मतलब न्यूनतम किसका होगा, नैनीताल का, ठीक है। याद रखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात बोले तो अल्मोड़ा पहले, फिर रुद्रप्रयाग, फिर पौड़ी, फिर बागेश्वर। वही न्यूनतम लिंगानुपात बोले तो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, ठीक है। और अल्मोड़ा का जो है ना, अल्मोड़ा रुद्रप्रयाग का ये आंकड़ा भी याद रखेंगे। वैसे ही सेम हरिद्वार और देहरादून के जो 880 और 902 वाला आंकड़ा है वो भी याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात। अब शिशु समझ रहे हो ना, शिशु से बच्चों के बारे में बात हो रही है। कौन से बच्चे, तो 0 से लेकर के 6 साल के जो बच्चे हैं ना, 6 साल तक का जो भी बच्चे हैं उनके लिंगानुपात के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो उत्तराखंड का कितना है 890 है, ठीक है, यानी 890 बालिकाओं 1000 अगर बालक है तो 890 क्या है, बालिकाएं हैं, ठीक है। 0 से लेकर के 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, ठीक हो गया। वहीं भारत में कितना है, अभी भारत का ज़्यादा है, ठीक है, उत्तराखंड से, यानी अगर 1000 बालक है तो 919 क्या है, हमारी बालिकाएं हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ का है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा भी याद रखेंगे, कितना है, अल्मोड़ा का है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, कितना है 922 है। वहीं पिथौरागढ़ का सबसे कम है, कितना है 816 है, सेम, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पे जो है उत्तराखंड का जन घनत्व। अब जन घनत्व क्या होता है, घनत्व डेंसिटी क्या होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है हमारा, ठीक है, उसमें औसत एवरेज कितने लोग रहते हैं, यही क्या है जन घनत्व है, ठीक है। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हमारे कितने लोग रह रहे हैं, यही क्या है औसत, मतलब यही क्या है जन घनत्व है, ठीक हो गया। अब समझते हैं। अब देखो 2011 में उत्तराखंड की टोटल कितनी थी, तो 159 थी, यानी उत्तराखंड का जो भी इलाका है उसके 1 स्क्वायर किलोमीटर में 159 लोग रहते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग था, 2001 के, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग कितने रहते हैं, 189 लोग रहते हैं। अब देखो वृद्धि हुई है ना, कितने की वृद्धि हुई है, 30 की वृद्धि हुई है। और ये दोनों आंकड़े याद करेंगे जो PCS 2025 का हुआ है, उसमें ये दोनों डाटा पूछे हुए थे, 2001 का कितना है और 2011 का कितना है, ठीक है। और एक ये जो 2011 वाला है ना, ये मैच द फॉलोइंग में भी डाला हुआ था
कि 2011 में कितना था, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे। और वहीं अगर मैं भारत का बताऊं तो भारत का कितना है, 382 है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उत्तराखंड का स्थान कितना हो जाएगा पूरे देश में घनत्व के मामले में, तो 25वां स्थान है किसका, उत्तराखंड का, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो जो है सर्वाधिक जनघनत्व और कम जनघनत्व हमें देखना है, ठीक हो गया। तो सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंडर, ठीक है। तो कहाँ रहते हैं, हरिद्वार में, ठीक है। यानी जो हरिद्वार है ना, उसका जो 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसमें मैक्सिमम कितने लोग रहते हैं, 801 लोग रहते हैं। अब सोचो 801 लोग रहते हैं। सीधी सी बात है, हरिद्वार में क्यों रहते होंगे, क्योंकि मैक्सिमम जनसंख्या में भी अभी हमने क्या पढ़ा था कि हरिद्वार क्या था, टॉप में था, ठीक है। तो 801 लोग रहते हैं हमारे हरिद्वार में। और वहीं फिर दूसरे नंबर पे कहाँ, उधम सिंह नगर में रहते हैं, ठीक है। कितने, 649 रहते हैं, ठीक हो गया। फिर कहाँ रहते हैं, देहरादून में कितने लोग रहते हैं, 549। वहीं फिर कहाँ, नैनीताल में कितने रहते हैं, 225। अब देखो अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट वही हैं, कौन से, जहाँ क्या थी, सर्वाधिक जनसंख्या थी, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी। बस क्या शिफ्ट है, वहाँ सेकंड नंबर पे देहरादून था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, उधम सिंह नगर आ गया। वहाँ थर्ड नंबर पे उधम सिंह नगर था और देहरादून आ गया। इन दोनों की सीट एक्सचेंज हो गई हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो वही ज़िले हैं, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। वही ज़िले हैं हमारे हरिद्वार सबसे टॉप पे है जनसंख्या, जनघनत्व के मामले में कितना है, हरिद्वार का 801 है। डाटा भी याद रखेंगे, ठीक है। इसलिए जहाँ पे मैंने डाटा लिखा हुआ है ना, इट मीन्स कि वो इंपॉर्टेंट है, उसे भी याद रखना है, ठीक है। फिर सेकंड पे है हमारा उधम सिंह नगर 649, फिर देहरादून का है 549, फिर नैनीताल का है 225, ठीक है। अगर कम की मैं बात करूँ तो कहाँ का हो जाएगा, सीधी सी बात है, जो हमारे बड़े बड़े ज़िले हैं। अब वो बड़े तो हैं लेकिन उनकी लोकेशन कहाँ है, पहाड़ों में है ना, ऊपर हिमालय के पास है। तो क्या लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे यार, हिमालय के पास तो क्या होगी कि आपदा वगैरह आती रहेगी, कभी वहाँ भूकंप आएगा। और आपको पता है सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है, हिमालय में आता है। और वैसे कभी वहाँ क्या होगा, भूस्खलन होगा। और ना ही जो है उतने पहाड़ों में हम क्या कर सकते हैं, कोई सुविधा ले जा सकते हैं ना, वहाँ रोड कनेक्टिविटी अच्छी होगी, ना रेल वहाँ चलेगी, तो वहाँ थोड़ी लोग रहेंगे ना। तो सोचना है हमें, रटना नहीं है। मेन ये चीज़ बताने का मेरा ये मोटो है। तो सबसे कम कहाँ का है, जो देखो हमारे, अगर आप मैप को माइंड में आपको इमेजिन करते रहना है, ठीक है। तो जो हमारे ऊपर के 3 ज़िले हैं सबसे बड़े बड़े, ठीक है, उत्तरकाशी, फिर उसके बगल में चमोली है ना, फिर कौन सा है, पिथौरागढ़ है, और फिर नीचे पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में ही कौन सा है, बागेश्वर है, ठीक है। तो यही जनसंख्या घनत्व जो है वो क्या है, कम है। उत्तरकाशी में 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, देखो 41 ही रहते हैं मात्र। अब तुम सोच सकते हो ना कि कितना कम है। और उस तरीके से चमोली में कितने रहते हैं, 49 लोग रहते हैं। पिथौरागढ़ में कितने रहते हैं, 68। और बागेश्वर में कितने रहते हैं, 116 रहते हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो जो है उत्तराखंड में दशकीय वृद्धि दर अब हमें देखनी है। तो दशकीय वृद्धि दर क्या होती है, सबसे पहले अभी मैंने बताया ना, उत्तराखंड भारत में मतलब कैसी जनगणना होती है, दशकीय तौर पे होती है। कब से हुआ था ये लागू, 1881 में रिपन के टाइम से एक नियमित जनगणना होने लग गई थी 10 वर्ष के अंतराल में। यानी कि देखो 2001 में हमारी जनगणना हुई, फिर 2011 में हुई, कितना टाइम में हुई, तो 10 वर्ष में हुई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दशकीय वृद्धि दर बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब देखो मैंने लिखा भी हुआ है कि 2001 से 11 के बीच में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। कुछ तो डाटा में हमारा चेंज आया होगा ना, उसी को हम बोलते हैं कि दशकीय वृद्धि दर, ठीक हो गया। क्या बोलते हैं, दशकीय वृद्धि दर। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बढ़ ही सकता है, कुछ चीज़ें घटी भी होंगी, कुछ चीज़ें बढ़ी भी होंगी। तो ओवरऑल की क्या चेंजेस आए इस 10 साल में, ठीक है, इस 10 साल में क्या क्या चेंजेस आए, इस यही किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, दशकीय वृद्धि दर के अंतर्गत, ठीक है। अब देखो उत्तराखंड में कितनी वृद्धि हुई अगर आपसे पूछे तो 18.81 की वृद्धि हुई, ठीक है। और वहीं भारत में कितनी वृद्धि हुई, 17.70 की वृद्धि हुई। और ये ना जाने कितने बार पूछा हुआ है, कितने बार, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे। और जो उत्तराखंड है ना, वो वृद्धि दर में देश का कितना है, कौन से नंबर पे है, तो 18वें नंबर पे। अब देखो रिलेट कर सकते हो ना, अभी ये 18 तो हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब वैसे क्या, क्यों, क्योंकि अब देखो यूके में वृद्धि दर कितनी हुई है, 18 आ रहे हैं ना इसमें। इसी तरीके से यूके का स्थान भी कौन सा हो जाएगा भारत में, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 18
18.81 यहाँ वृद्धि हुई है, और भारत में इसका मतलब देश में इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, तो 18 ही हो जाएगा। ठीक है, वहीं भारत में वृद्धि की बात करें तो 17.70 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब है कुछ इम्पोर्टेंट कि जो 1991 में 2001 से पहले कब हुई होगी जनगणना, 1991 में हुई होगी। तो इस टाइम पे क्या होता है कि कितनी वृद्धि दर होती है, 20.41% की वृद्धि होती है। ठीक है, और फिर कब कौन सा डाटा हम लेंगे, 2001 से 11 का अभी हमने देखा कितनी वृद्धि हुई थी, 18.81 की वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो अब देखो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में क्या हुआ है, यानी कि कमी हुई है, वृद्धि नहीं हुई, कमी हुई है इस बीच। तो कितनी हुई है, 1.60 की कमी हुई है। तो ये भी हमसे पूछता है। ठीक हो गया, कितनी कमी हुई है, 1.60 की कमी हुई है, प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई, कौन से ज़िले में हुई, और सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई। ठीक है, उधम सिंह नगर में कितनी वृद्धि हुई, तो सबसे ज़्यादा ही हुई, कितनी, 33.45 हुई। फिर देहरादून में हुई, फिर हरिद्वार में हुई, फिर नैनीताल में हुई। अब देखो ये 4 जिलों सर्वाधिक में, तो ये 4 जिले ही हमें देखने को मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि नगरीय क्षेत्र हैं, इन्हीं में ही क्या हो रहा है, ऊपर नीचे वो चल रहा है बस इन्हीं जिलों के बीच में। ठीक है, चेंज कहाँ हो रहा है, ये कम वाले मतलब जो कम वाला डाटा है इसमें हमें चेंज देखने को मिल रहा है, मतलब सर्वाधिक में तो यही दिख रहा है हमें। ठीक है, तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई, उधम सिंह नगर में हुई। वहीं अगर कम वृद्धि की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, कम वृद्धि कहाँ हुई, पौड़ी में कुछ वृद्धि ही नहीं हुई, नेगेटिव में -1.41% की माइनस ऋणात्मक वृद्धि दर हमें यहाँ देखने को मिलती है। कहाँ, पौड़ी में। साथ ही एक जगह और मिलती है, कहाँ, अल्मोड़ा में। कितनी ऋणात्मक, -1.28% की नेगेटिव वृद्धि दर्ज हुई है, कहाँ, अल्मोड़ा में। ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे टिहरी है, चौथे पे बागेश्वर है। ठीक है, अब ये आपको याद करना है। बाकी ये आंकड़े जो मैंने लिखे हुए हैं, दो सर्वाधिक के, 2 कम के, ये भी ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखेंगे, ये दो, -1.41% की ऋणात्मक वृद्धि दर, ऋणात्मक दर कहाँ की है, पौड़ी की। और ऐसे ही -1.28% की ऋणात्मक कहाँ की है, अल्मोड़ा की है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि देखो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वृद्धि दर है ना, कुछ तो कोई तो ईयर रहा होगा ना ऐसा कि जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई होगी 10 साल के अंतर्गत, तो कौन सा था, 1971 और 81 का जो डाटा है ना, इसमें क्या हुई थी कि सर्वाधिक वृद्धि हमें देखने को मिली थी उत्तराखंड में। कितनी, 27.45%। ये भी पूछता है, याद रखेंगे कितनी देखने को मिली थी, 27.45% देखने को मिली थी। और फिर क्या होता है ना, हम 1981 को ही क्या बोलते हैं कि उत्तराखंड का विभाजक वर्ष बोलते हैं। काफ़ी बार पूछा हुआ है, उत्तराखंड का विभाजक वर्ष कौन सा है, 1981 है। अभी विभाजक वर्ष क्यों इसे बोलते हैं, इसलिए क्योंकि 1981 के बाद से हमें कभी वृद्धि देखने को नहीं मिली, मतलब हमेशा निरंतर फिर क्या हो रही है, कमी ही आते जा रही है, इसलिए हम क्या इसे बोलते हैं, विभाजक वर्ष बोलते हैं। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछे कि ग्रामीण यानी कि गांव वाले क्षेत्र में हमें कितनी वृद्धि देखने को मिली, तो 11.52% की हमें वृद्धि देखने को मिली। वहीं शहर वाले इलाकों में कितनी वृद्धि देखने को मिली, तो 39.94% की क्या है, वृद्धि हमें देखने को मिली, कहाँ, शहरी क्षेत्र में। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ेंगे। जो है उत्तराखंड की साक्षरता के बारे में अब है। देखो साक्षरता यानी पढ़ाई लिखाई, लिटरेसी की बात हो रही है। तो यानी अब कौन साक्षर है, तो जनगणना के अकॉर्डिंग, मतलब जनगणना में आने के लिए जो भी मतलब 7 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जिसे कोई एक भी भाषा लिखनी, पढ़नी, बोलनी इस तरीके से आती है, तो वो क्या है, साक्षर है। सोच रहे हो, ठीक है, 7 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में लिख सकता है, पढ़ सकता है, वो क्या है, साक्षर है। ठीक है, अब उत्तराखंड की साक्षरता कितनी है, तो 78.82% है। वहीं अगर पुरुष की बात करी जाए कि उत्तराखंड के जो पुरुष हैं उनकी साक्षरता कितनी है, तो 87.40% है। वहीं महिला साक्षरता कितनी है, तो 70.00% है। ठीक है, तीनों ही डाटा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फीमेल वाला तो कुछ ज़्यादा ही पूछता है, तो सबको अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, और उत्तराखंड का स्थान कौन सा हो जाएगा साक्षरता के मामले में देश में, तो 17वां। आप देखो 17 को भी याद नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि उत्तराखंड की जो ओवरऑल साक्षरता है वो कितनी है, 78.82% है ना, 78.82% है। 7 स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इससे थोड़ा बहुत तो रिलेट करो क्या, कि यूके का स्थान कितना हो जाएगा देश में, 17वां।
ठीक है। इस तरीके से कुछ चीज़ें रिलेट करेंगे तभी हमें याद हो पाएगा यार, ठीक है, वरना इतना सारा डाटा है। हाँ, अब देखो उत्तराखंड का स्थान तो कौन सा हो जाएगा, देश में 17वां, याद कर सकते हो। 78.82% क्या है, साक्षरता है उत्तराखंड की। और पुरुष की कितनी है, कौन सा स्थान है देश में, तो 13वां स्थान हो जाएगा। वहीं महिलाओं का स्थान अगर आपसे पूछे तो 20वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड में ग्रामीण साक्षरता अगर आपसे पूछे तो कितना है, 76.31% है। वही शहरी साक्षरता कितनी है, तो 84.45% है, ठीक हो गया। बाकी मैं इस तरीके से ही पढ़ सकती हूँ डाटा, इस डाटा में मैं कुछ समझा नहीं सकती हूँ, तो बाकी याद आप लोगों ने ही करना है। इसे देखते रहो, इस मतलब मैं PDF भी आप लोगों को दूंगी, तो इस PDF को अच्छे से देखते रहना है, सब लर्न हो जाएगा। मतलब ऑप्शन टिक हो जाता है अगर हम, सच में रटना नहीं है, बस देखना है हफ्ते में एक बार तो फिर भी, और वहाँ आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो यानी, ठीक है। ऑप्शन मतलब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, सही टिक होंगे वो, ठीक हो गया। तो अब देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है और कम कहाँ की है, ठीक है। अब सर्वाधिक कहाँ की है, तो देहरादून की है, कितनी, 84.25% की है। उधम सिंह नगर की, देखो मेन तो यही याद रखना मेरे हिसाब से, तो फर्स्ट वाला ही इसका आंकड़ा, ठीक है। और उधम सिंह नगर की सबसे कम है, 73.10% है, ठीक है। जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं है, ठीक है। सब लोग मतलब खेती वगैरह में ही लगे हुए हैं, तो उतनी पढ़ाई नहीं होती है, ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। 73.10% है। कम साक्षरता उधम सिंह नगर में, ज़्यादा कहाँ है, देहरादून में, ठीक हो गया। फिर देहरादून के बाद नैनीताल है पढ़ा लिखा, और फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़, ठीक है। और वहीं कम साक्षरता उधम सिंह नगर में है, फिर हरिद्वार में है, और फिर टिहरी में है, और फिर कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक हो गया। अब देखेंगे कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, बहुत पूछता है, सर्वाधिक महिला, कम महिला, सर्वाधिक पुरुष, कम पुरुष, इस तरीके से। तो सर्वाधिक मतलब मैक्सिमम जो मेल है वो कहाँ के पढ़े लिखे हैं, रुद्रप्रयाग के हैं, फिर चमोली के हैं, ठीक है। और कम कहाँ के हैं, अरे डाटा नीचे हो गया है, 81.04% किसका है, हरिद्वार का है, ठीक है। और कम पढ़े लिखे कहाँ के हैं पुरुष, तो हरिद्वार के हैं, और फिर उसके बाद उधम सिंह नगर के हैं, ठीक है। सर्वाधिक महिला के बारे में आपसे पूछे कि कहाँ की साक्षर है, तो देहरादून की है, फिर नैनीताल की है। और कम महिला साक्षर है कहाँ की, उत्तरकाशी की, और फिर टिहरी की। ना जाने कितने बार उत्तरकाशी वाला आया हुआ है, बहुत रिपीट, ठीक है। कल देखेंगे PYQ सीरीज़ में क्या क्या कितने बार आया है। फिर है उत्तराखंड में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, ठीक है। अब देखो वैसे तो उत्तराखंड क्या है, मोस्टली पर्वतीय वाला ही क्षेत्र है, ग्रामीण ही है। नगर वाला क्षेत्र ये नीचे नीचे ही है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर वाला कुछ एरिया ले लो, कुछ देहरादून का, ठीक है, कुछ नैनीताल, इस तरीके से, लेकिन ऊपर का ज़्यादातर ग्रामीण ही है, ठीक है। तो कितनी जनसंख्या है ग्रामीण की, सीधी सी बात हो जाएगी, नगर वाला इलाका कम है तो नगर का जो डाटा है वो कम रहेगा ना, उसका प्रतिशत, और ग्रामीण का ज़्यादा रहेगा। तो लगभग इसको 70 भी आप लोग मान सकते हो, है ना, कि 70 के आसपास वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे तो 69.77%। तो जनसंख्या कहाँ की है, ग्रामीण। वहीं 30 के लगभग ही इसे ले लो, 30 के लगभग कहाँ की जनसंख्या है, नगर की है, ठीक है। उत्तराखंड का स्थान नगरीकरण की दृष्टि से कितना हो जाएगा, 20वां, यानी कि कितना नगर है, इस तरीके से उत्तराखंड का स्थान कितना होगा, 20वां, किसमें, पूरे देश में, ठीक है। सर्वाधिक नगर की आपसे बात करें, सीधी सी बात है, देहरादून सबसे ज़्यादा नगर वाला होगा, ठीक है, वेल डेवलप्ड है, राजधानी हमारी वहाँ है, तो सीधी इसमें तो कुछ रटने वाला है नहीं। फिर कौन सा होगा, हरिद्वार होगा, सीधे सा है, क्यों, क्योंकि तराई वाला क्षेत्र है और नगर वगैरह अच्छे से बसे हुए हैं, लोग वहाँ पे डेवलप्ड है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, रोजगार के लिए सब लोग वहीं हैं, तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। और कम नगर कहाँ है, बागेश्वर में है, वहीं होगा क्योंकि पहाड़ वाला इलाका है, ठीक है, उतना है नहीं, कुछ इंडस्ट्री वगैरह नहीं है और कुछ उतना वेल डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। फिर कौन सा हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये भी एक पहाड़ी इलाका है, तो ठीक है, एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। और सर्वाधिक ग्रामीण अगर आपसे पूछे कि गांव वाला भी इलाका हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, तो हरिद्वार में देखने को मिलता है। अब देखो जो मतलब किसान होंगे मोस्टली, ठीक है, ज़्यादातर तो वहीं होंगे ना, कहाँ, हरिद्वार में होंगे, तो ग्रामीण इलाका ही मेनली उन लोगों का होगा, तो हम ऐसे कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, कहाँ का हो जाएगा, सर्वाधिक हरिद्वार का। फिर सर्वाधिक कहाँ का हो जाएगा, उधम सिंह नगर का हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कम ग्रामीण कहाँ का है, तो चंपावत का है, और वहीं दूसरे नंबर पे कम ग्रामीण की बात करी जाए तो रुद्रप्रयाग का है, ठीक है। अब देखो प्रतिशत की दृष्टि से हमें पूछा हुआ है, अब कन्फ्यूज़न होता है ना, एक तो नॉर्मल बोल देता है, मतलब परसेंट की दृष्टि से बोलता है, प्रतिशत की, तो क्या होता है कि जैसे कुछ एरिया है, ठीक है, मान लो एक इतना एरिया है, एक इतना एरिया है, अब इस एरिया के
मतलब इतने प्रतिशत में कुछ चीज़ है, मान लो 1 है, 1 फॉरेस्ट है इस तरीके से, इसका इतने एरिया में है और इसके इतने ही एरिया में 1 है, यानी कि इसके कम एरिया में 1 है। चलो अब इसका एरिया कम है लेकिन इसमें ज़्यादा परसेंट है 1 का, तो हम क्या बोल देते हैं कि प्रतिशत की दृष्टि से इसमें ज़्यादा है। और इसका एरिया बड़ा है और लेकिन यहाँ पे चीज़ें कम है, मतलब 1 कम है, तो हम क्या बोल देते हैं, एरिया तो बड़ा है लेकिन परसेंट इस चीज़ का यहाँ क्या है, कम है। ठीक है, तो यही होता है प्रतिशत की दृष्टि से। अब समझिए। तो अब देखो सर्वाधिक नगरी कि अगर हम बात करें तो देहरादून ही है। देहरादून में जो पूरा, अगर किसी भी चीज़ को हम क्या लेते हैं, 100% लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो हमने 100% लिया तो 100 में से जो देहरादून है उसमें से 100 में से क्या है, देहरादून में जो 55.52% एरिया है वो तो नगर है। बाकी कितना बचा, जितना भी बचा 44 समथिंग लगभग, वो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रामीण इलाका हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे नगरीय कौन सा है, नैनीताल है। अब कम नगरीय अगर हम देखें तो बागेश्वर में है। आप देखो बागेश्वर में, ये डाटा भी आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, अगर आपसे बोले कि बागेश्वर में कितने नगर है, कितना नगरीय है बागेश्वर अपने एरिया के अकॉर्डिंग, तो मान लो बागेश्वर का 100% पूरा एरिया है, तो 100 में से सिर्फ 3 इसको लगभग तो नहीं, चलो 3 आधा इस तरीके से मान लो 3.49% एरिया में क्या है, बागेश्वर का नगर है। बाकी एरिया पूरा ग्रामीण है। ठीक है, फिर रुद्रप्रयाग दूसरे नंबर पे कम नगरीय में आ जाएगा। अब देखेंगे सर्वाधिक ग्रामीण, देखने की ज़रूरत नहीं है हमें, हमने क्या देखा ऊपर, रिलेट करोगे। बागेश्वर में क्या है, सिर्फ 3.49% क्या है, नगर है, तो सीधी सी बात होगी 100 में से इसको घटा लो, जितना बचेगा 96.51%, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रामीण हो जाएगा। और ये क्या है, हाईएस्ट है, सर्वाधिक ग्रामीण है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, हमारा कम नगरीय रुद्रप्रयाग है। तो यहाँ ऑब्वियसली बात है, कम नगर है तो ज़्यादा ग्रामीण होगा, दूसरे नंबर पर रुद्रप्रयाग आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी कि कम ग्रामीण है कौन, देहरादून। क्यों, क्योंकि इसका जो 55 हमने ऊपर देखा था 52% एरिया तो क्या है, नगर वाला है। और अब 100 में से इसको घटा लो ना, 55 को आप घटाओगे तो आपका इतना आएगा, तो इतना एरिया कौन सा है, ग्रामीण है देहरादून में। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे पे क्या आ जाएगा, नैनीताल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखते हैं हमारा आगे जो है उत्तराखंड की अनुसूचित जाति SC की जनसंख्या के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो या इसको तो देखो भी मत, पढ़ो भी मत, नहीं पूछेगा, ये 18.8 याद रखेंगे। ठीक है, तो कुल जनसंख्या लगभग 18 से ही आप शुरू कर सकते हो। इस समथिंग देख लो कि जो हमारी SC अनुसूचित जाति जो है ना, वो हमारे राज्य का, जो मान लो हमारे टोटल उत्तराखंड में 100% जनसंख्या है। ठीक है, 100 में से 18.8% कौन लोग हैं, SC लोग हैं, अनुसूचित जाति लोग हैं। ठीक हो गया। और वही इनका लिंगानुपात समझते हो ना, अभी बताया था कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, तो SC में लिंगानुपात की बात करी जाएगी तो 936 महिलाओं का है। वहीं पुरुषों का, मतलब पुरुषों का तो खैर 1000 ही रहता है, कितना हो जाएगा लिंगानुपात, 936, 35-36, ठीक है, 936 महिलाओं का है। ठीक है, और वहीं नेक्स्ट है इनसे कि राज्य सेवा जो होती है, शिक्षण संस्थान यानी जो नौकरी वगैरह में इन लोगों को या कहीं भी किसी क्षेत्र में इनको कितना आरक्षण दिया हुआ है, तो 19% का आरक्षण इनको गिवन है। ठीक है, अगर इनकी साक्षरता दर पूछे तो 74.4% इनकी साक्षरता है। पुरुष कितने साक्षर हैं, 84.3% है। वहीं महिला कितनी है, 64.1% है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि सर्वाधिक SC साक्षर कहाँ है, SC अनुसूचित जाति जो है वो साक्षर कहाँ की है, सर्वाधिक नैनीताल की है, फिर चमोली की है, और कम कहाँ की है, उधम सिंह नगर की है। ठीक है, और वैसे ओवरऑल में भी उधम सिंह नगर हमारा कम था, तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो कि SC का भी उधम सिंह नगर ही कम है। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि सर्वाधिक SC कहाँ है, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक हो गया। सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति है वो कहाँ रहती है, हरिद्वार में रहती है, फिर उधम सिंह नगर में रहती है। ठीक है, और कम SC कहाँ रहती है, चंपावत में रहती है, और उसके बाद दूसरी कहाँ रहती है, रुद्रप्रयाग में रहती है। ठीक है, फिर वही अगर हम पूछे कि प्रतिशत की दृष्टि से, प्रतिशत अभी बताया था ना कि एरिया के अकॉर्डिंग कितनी हमारी वहाँ जो है SC जनसंख्या रहती है, तो बागेश्वर का जो एरिया है ना, उसमें से बागेश्वर के एरिया में से 27.73% लोग तो क्या है, बागेश्वर के एरिया में SC लोग रहते हैं। ठीक है, इसलिए सर्वाधिक कहाँ रहेंगे, बागेश्वर में रहेंगे, और कम कहाँ रहेंगे, देहरादून में रहेंगे। ठीक हो गया। बाकी अब देखते हैं हम किसको, हमारी अनुसूचित जनजाति को 5 है ना, कौन कौन सी,
थारू, जौनसारी, भुटिया, बुक्सा और राजी। ठीक है, तो कुल जनसंख्या इनकी कितनी है? 2.9% है उत्तराखंड का पूरा। देखो 2 से ही कुछ आंकड़ा भी इसका शुरू हो रहा है, 291903 इस तरीके से। ठीक है, साक्षरता इनकी कितनी है? तो 73.9% इनकी साक्षरता है। पुरुष कितना साक्षर है? 83.8% है। महिला कितना है? 62.5% है। ठीक है, अब इनकी तो साक्षरता वैसे मैंने उतनी नहीं देखी है, वैसे तो पूछी भी होगी, इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के तो जाना ही है, मतलब खैर देख के तो सबको ही जाना। ठीक है, जो भी स्लाइड में है। बाकी राज्य सेवाओं में एससी को कितना प्रतिशत आरक्षण था? एससी को तो 19 था। वहीं एसटी की अगर बात करें तो इनको जो है 4% का जो है आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको प्रतिशत की अच्छा की ऐसी हो गया, प्रतिशत की दृष्टि से अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जो एसटी है, अनुसूचित जनजाति है, वो कहाँ रहते हैं? तो उधम सिंह नगर में रहते हैं। जो उधम सिंह की पूरी जनसंख्या है उसकी 7.46% कौन है? एसटी हैं। ठीक है, अगर कम पूछे आपको प्रतिशत की दृष्टि से तो कहाँ रहेंगे? टिहरी में रहते हैं। कितने? 0.14%। ठीक है, 1 भी नहीं है टोटल। अब देखो सर्वाधिक को ईजिली याद कर सकते हो कैसे रिलेट करके कि थारू हमारी सबसे ज़्यादा है और वो उधम सिंह नगर में ही रहती है। ठीक है, प्रतिशत कम की दृष्टि से टिहरी को याद रखेंगे। अब देखेंगे लास्ट हमारे स्लाइड का जो है सर्वाधिक सर्वाधिक और कम निवास वाली। ठीक है, सर्वाधिक उधम सिंह नगर की है और ये तो इजी है। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारी थारू ट्राइब की जो है सबसे ज़्यादा है जनसंख्या, और वो कहाँ रहती है? मेनली उधम सिंह नगर में रहती है। सबसे बड़ा समूह इन्हीं का है ना, थारू जनजाति का, तो उधम सिंह नगर में रहती है, इसलिए यहाँ की क्या है? सर्वाधिक है। फिर दूसरा सबसे बड़ा किसका है? जौनसारी है, और वो कहाँ रहती है? देहरादून में रहती है, तो सीधी सी बात है देहरादून थर्ड पे होगा। फिर हमारा भोटिया ट्राइब है, और साथ ही राजी भी हमारी यहीं रहती है ना, पिथौरागढ़ में। तो मतलब ज़्यादातर वैसे तो बहुत कम हमें नैनीताल और कहाँ चंपावत में भी देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर तो कहाँ रहता है? पिथौरागढ़ में ही रहते हैं ना। और फिर उसके बाद कहाँ की हो जाएगी? हमारी चमोली की हो जाएगी। चमोली में कौन रहती है? भूटिया की उपजाति रहती है ना, तोलछा मालछा। तो याद रहेगा थारू सबसे ज़्यादा है तो उधम सिंह नगर में ही वो रहते हैं, इसलिए उधम सिंह नगर फर्स्ट, फिर देहरादून, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली। अगर आपसे कम पूछे, सबसे कम बहुत बार पूछा हुआ है, काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो रुद्रप्रयाग बोलेंगे। वहीं आपको प्रतिशत की दृष्टि से कम क्या था? टिहरी था। दोनों को याद करेंगे। प्रतिशत की दृष्टि से अगर आपको कम एसटी पूछे तो टिहरी, लेकिन आपको वैसे ही बोले कि कम सबसे कहाँ निवास करती है, तो रुद्रप्रयाग में, दूसरे नंबर पे टिहरी में, फिर अल्मोड़ा, और फिर जाके कहाँ? चंपावत में करती है। ठीक है, अब देखो आप लोगों के लिए ही ये मैंने बनाया हुआ है। अब आप बोलोगे कि ये खाली क्यों है, तो आप लोगों को क्या करना है ना कि ये जो है इनको आप अपने तरीके से शॉर्ट कर सकते हो। कि मान लो आपको एग्ज़ाम टाइम पे क्विक देखना हो, तो आप क्या करेंगे? ऐसे कुछ दर लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद उसका आंकड़ा लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रतिशत कितना है वो देश का, उसका देश में स्थान कितना है, इस तरीके से, और कौन सा फर्स्ट है और हमारा ज़िला है, और कौन सा हमारा लास्ट ज़िला है। इस तरीके से आप एक आंकड़ा मतलब अपने लिए टेबल तैयार करेंगे खुद से। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसी बहाने आप लोग रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, एक नज़र तो आप लोग डालेंगे, इसलिए आप खुद से एक टेबल क्या करेंगे? बनाएंगे। और हाँ, जो कि क्यों हेल्पफुल रहेगा? आपके क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बाकी होप आपको समझ में आया होगा, और आप क्योंकि तैयारी करते हो तो आपको पता है कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। क्योंकि हर क्वेश्चन, ऐसा कोई पेपर नहीं है वैसे तो कि जिसमें ये मतलब जनगणना से क्वेश्चन ना बने हो। मुश्किल से कोई होगा तो एक दो, वरना तो सब में बने हुए हैं। तो खुद में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी जो है ये क्लास अगर ढूंढने में आपको मुश्किल हो तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सिलेक्टेड टॉपिक्स करके अलग से मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ। ठीक है, उसमें सिलेक्टेड टॉपिक से मतलब है कि जो हमारे काफ़ी बार पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं टॉपिक्स को वहाँ पे कराऊँगी अलग से। और फिर उससे रिलेटेड जो है आपको प्रूफ भी दूँगी। कैसे मैं आपको प्रूफ दूंगी? तो सारे जितने भी हमारे PYQ हुए हैं, मैं उन सब से जो है क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगी आप लोगों के सामने, सॉल्व आप लोगों को कराऊंगी, जिससे आपको भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि कितना हमारे लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? बाकी सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी क्या लिखा है? तैयार रहे कल जनगणना के सभी PYQ करने के लिए। ठीक है, कल PYQ करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।